Hello student, welcome you all to a free learning platform CVT India powered by Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब क्या है, आपने देखा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में कि माइक्रोब्स की वजह से हजारों तरह की डिजीज हो रही हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ डिजीजों के बारे में कॉमनली डिस्कस किए थे, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, रिंगवर्म वगैरह वाली जो डिजीज हो रही है, ठीक है, स्किन किड से रिलेटेड क्या क्या डिजीज हो रही है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब लेकिन इस चैप्टर में आप माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे अलग अलग फील्ड में नई नई अचीवमेंट पा रहे हो वो है, यानी माइक्रोब्स की हेल्प लेके नए नए प्रोडक्ट कैसे लॉन्च हो रहे हैं या बन रहे हैं, वो सारे आप नॉर्मल मोज़रेला चीज वगैरह जो भी चीजें खा रहे हो, ठीक है, चीज के टाइप में चीजें खा लिए या जो मार्केट में ड्रिंक के पर्पज से यूज हो रहे हैं, फर्मेंटेशन से प्रोसेस से बनाया जा रहा है, तो उनकी प्रोसेस में फर्मेंटेशन यूज किया जा रहा है, लेकिन वहां पे भी माइक्रोब्स की हेल्प पड़ रही है। इनफैक्ट हमारे जो बहुत ही कॉमन डिजीज या एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन बनते हैं वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से बनाए गए हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं कि माइक्रोब्स अलग अलग फील्ड में क्या यूज किए हैं। उससे पहले बात करते हैं इनके, अब ऑब्वियस सी बात है जब हमने डिजीज पढ़ा था तब भी इनके इंट्रो की बात की थी, तो अब जब हम इनके यूज में ला रहे हैं अपने यूज के लिए, यानी इनकी अच्छाई पढ़ रहे हैं, तो इंट्रो तो बनता है, ठीक। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट, वायरस, वायरॉइड एंड ऑल्सो प्रायोन्स दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। इनके जो भी ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं वो किस चीज से क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं हमारे प्रोटीन से, ठीक है। इनके जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो क्या है, नॉर्मली प्रोटीन। तो माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं दिख सकते, अब वो हर ग्रुप में है। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है। All microbes are not harmful. Several microbes are useful to man in the diverse ways. हर सारे के सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। अगर ऐसा होता तो हम कभी कर्ड ही नहीं खाते। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उनमें प्रेजेंट होता है, अगर ऐसा होता तो हम कभी नहीं खाते। लेकिन कर्ड हमारे लिए क्या है, एक तरह से सही है, ठीक है, हमारे यूज में आ रहा है, हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो जितने माइक्रोब्स हैं इनमें कुछ माइक्रोब्स, कहते हैं ना हर चीज का एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, एक बुरा पॉइंट ऑफ व्यू भी। नॉर्मली आप ह्यूमन को ही देख लो, ह्यूमन को ही कंसीडर कर लो, हर जगह हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। सिमिलरली इसी तरह माइक्रोब्स में भी कुछ अच्छे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए यूज में आते हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज कराते हैं, ठीक। Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside bodies and that of other animals and plants. ये हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट के बाहर, एनिमल्स के बाहर, हर जगह ये पाए जा रहे हैं। They are present even at the site where no other life form could be possibly exist. Sites such as deep inside the gaseous thermal vents where the temperature may be as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layer of snow several meters thick and highly acidic environment. ये इतने अजीब होते हैं ये माइक्रोब्स कि ये ऐसी ऐसी जगह सरवाइव कर जाते हैं जहाँ पे लाइफ कोई सोच भी नहीं सकता। सोचो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की रेंज को ये झेल जाते हैं, वहाँ पे भी सरवाइव कर जा रहे हैं, ठीक है। स्नो के अंदर जो स्नोफॉल होता है उनके अंदर भी बैक्टीरिया छिपके बैठे होते हैं, वो उस पर्टिकुलर ठंड को भी बर्दाश्त कर लिए। इतने सारे सॉइल के अंदर पाए जा रहे, तो उनके कितने ऊपर उनके सेडिमेंट्री लेयर्स होती होगी, वो उस प्रेशर को भी झेल जाते हैं, ठीक है। तो ये एनारोबिक जो होते हैं, एनारोबिक यानी जो ऑक्सीजन से रिस्पायरेशन शो नहीं करते, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको ऑब्वियस सी बात है जो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं है, तो डीप में जाने पे ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है, नहीं बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन मिलता है, ना ही बहुत डीप में ऑक्सीजन मिल रहा है। तो वहां पे क्योंकि वो एनारोबिक कंडीशन के होते हैं तो वो आराम से सरवाइव कर लेते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है ऑक्सीजन मिले ना मिले, ठीक। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरों में कैसे माइक्रोब्स यूज किया जाता है, तो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है दही। लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली called as bacteria, lactic acid bacteria यानी लैब, grow in milk and convert it into the curd.
ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से अगर उसको मिल्क में डालते हैं तो मिल्क किस में चेंज हो जाता है, दही में, यानी कर्ड में। प्रोसेस में क्या करते हैं, अब आपने अगर कभी घर में दही जमाते हुए देखा होगा या जमाया होगा, लड़कियां शायद जमाई होंगी, लड़कों का नहीं पता, ठीक है। नहीं पता बोले, ऐसा नहीं बोले हैं कि नहीं करते, ठीक, क्योंकि हमारे भाई होते हैं वो लोग नहीं करते, इसलिए हम बोले कि हमें पता नहीं, ठीक। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे काम करते हैं घर के, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जो काम लड़कियों का है वही काम लड़कों का है, उनको भी पढ़ना है, उन्हें भी पढ़ना है। तो अगर वो अब आप ही सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, चले गए अच्छे कहीं कॉलेज में मिल गया जो आपकी सिटी से दूर है, हॉस्टल लाइफ जियोगे या रूम लेके रहोगे तो वहाँ पे खुद से बनाना खाना पड़ेगा, बहुत होगा तो आप टिफिन लगवा लोगे, यही करोगे, या हॉस्टल में रहोगे तो मैश वगैरह में खाओगे, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें तो करनी आनी चाहिए ना, पानी गर्म करने तो कम से कम आना चाहिए, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब आपने अगर कभी दही जमाया होगा या देखा होगा कि दही कैसे जमते हैं, तो वहाँ पे कैसे करते हैं, मम्मी लोग पहले हल्का थोड़ा सा दही को गुनगुना, मतलब ऐसा नहीं कि खौलता हुआ दूध, नहीं, दूध को थोड़ा सा गुनगुना करते, देन उसमें थोड़ा सा दही लेके, एक आध चम्मच लेके उसको स्टीयर कर देते हो, फिर उसको सेटल डाउन ऐसे एज इट इज छोड़ दिया जाता है कुछ घंटों के लिए, फिर उसके बाद अपने आप पूरे के पूरे दूध दही में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस होती है। लैब प्रोड्यूसेस एसिड दैट कोगुलेट्स एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ये जो एसिड है, जब हम इनको नॉर्मली दूध को थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद उसमें जब हम दही के थोड़े से पार्ट डाल देते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं जावन। अब अलग अलग जगह अलग अलग इसको बोलते होंगे तो वो हमें नहीं पता, हमारे यहाँ जावन बोलते हैं, इसलिए उसी नाम से देखते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, ये क्या करते हैं, मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर गए तो सारे के सारे बॉन्ड टूट गए, डीनेचर हो गए। इट ऑल्सो इंक्रीज इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, ठीक है। ये इनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो कर्ड खाना बहुत अच्छा माना जाता है। आप नॉर्मली नोटिस किए होगे ना, आप अच्छा कभी सोचे हो कि हमारे जो इंडियन कल्चर ऑफ सिस्टम में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे एग्ज़ाम देने से पहले या कुछ अच्छा जब होता है तो घर में दही खिलाया जाता है। अभी एग्ज़ाम देने गए होगे, बोर्ड एग्ज़ाम, या अभी आप जब सीयूटी का पेपर देने जाओगे तब भी मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, मम्मी होती है, दादी लोग होती है, दही खिला के भेजती है कि बेटा शुभ होगा, ठीक है। शुभ नहीं, वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन क्वांटिटी ऐड करती हैं इस बेसिस पे, क्योंकि हम भगवान के कॉन्टेक्स्ट से चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं कि उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें अच्छा अगर लगेगा तो हो सकता है हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, उस वजह से हम ये काम करते हैं। लेकिन वो अलग रीज़न है, ठीक है, वो रीज़न है जिसकी वजह से हम वो कर रहे हैं। एक्चुअल जो रीज़न है वो यही है कि ये पहली चीज़ तो हमारे स्टमक एरिया में ठंड देते हैं, ठीक है। दही खाने के बाद बहुत रिलैक्स फील होता है, कभी नोटिस करना आप, खाना खाने के बाद दही खाने के लिए लोग बोलते हैं क्योंकि डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरी चीज़, इनके न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो दही में होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से खाना चाहिए। नेक्स्ट है, द डो इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड एज इडली एंड डोसा, ठीक है, इज फर्मेंटेड बाय द पफ्ड अपीयरेंस विच इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैसेस, ठीक है। जो आप घर में बहुत चाव से इडली डोसा खाते हो वो भी इसी प्रोसेस से बन रहा है। जो इसमें CO2 गैस जो पफ्ड हो रहा है, कहते हैं ना कि ऊपर जो पफ्ड हो जाता है, नॉर्मली पीस के कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना थोड़े से हीट एरिया में ताकि वो प्रॉपरली पफी हो जाए। उस केस में वो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, CO2 गैस के वजह से। अब ये जो CO2 गैस है ये कैसे आ रही है, इनके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जो CO2 गैस बाहर निकल रही है। डो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग द बेकर्स यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, ठीक है। आप ये दोनों चीज याद रखना, ये दोनों को ही फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाया जाता है, चाहे डोसा इडली हो चाहे ब्रेड हो। लेकिन ब्रेड को हम इंडस्ट्रियल एरिया में बनाते हैं, डोसा को हम घर में बनाते हैं, तो नॉर्मली हम कोई बाहर से माइक्रोस उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, वो सॉइल या इधर उधर जो भी प्रेजेंट है वो ऑलरेडी उसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। बस आप इतना याद रखना कि उसका पफ क्यों आ रहा है, वो पफी क्यों बन रहा है, CO2 गैस की वजह से, ठीक है। अब जब हम ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड में फर्मेंटेशन की प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्मेंटेशन अच्छे रेट के साथ हो इसलिए यूज करते एक ईस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी,
ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक तरह का ईस्ट है जो कि ब्रेड बनाने के टाइम फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यूज किया जाता है, और इसी ईस्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, क्योंकि बेकिंग में यूज कर रहे हैं इसलिए बेकर्स ईस्ट। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपको रखना है नाम पे, कहाँ पे किस चीज से क्या, किस माइक्रोब से क्या चीज बन रही थी, वो चीज याद रखना है। Toddy, a traditional drink of some parts of southern India, is made by the fermenting sap of palms. प्लाम जो प्लांट होता है उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है और बाद में जो हमें मिलता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे उनके जो फ्रूटिंग्स होते हैं वहां से हम उनका पानी कलेक्ट करते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में लाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बन जाता है जिसका नाम होता है टोडी, ठीक है। और ये साउथ हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बेसिस पे उनका एक तरह से ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है, हर कोई पीता है। जैसे हमारे यहाँ लस्सी को लोग बहुत प्रेफर करते हैं, वैसे वहां पे टोडी को लोग बहुत प्रेफर करते हैं। चीज, अब आपको चीज के टर्म में दो चीजें पढ़नी है, एक को बोलते हैं स्विस चीज। स्विस चीज के अंदर लार्ज होल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैसेस। ये चीज कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? बहुत अच्छी जगह देखा है। पता है कहाँ? जब आप टॉम एंड जेरी वाला कार्टून देखते होगे तो जेरी था वो इसी चीज को लेके भागता रहता है, ठीक है। तो ये स्विस चीज है। इसके अंदर ये जो बड़ा बड़ा सा होल आपको दिख रहा है, ये होल किसके वजह से होता है? अगेन होल का काम कौन कर रहा है? CO2, ठीक है। CO2 क्या कर रहा है? होल का काम कर रहा है। बाय द बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेमनी, ठीक है। प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेमनी क्या है? ये एक तरह का बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरियम आ रहा है, ठीक। ये बैक्टीरिया की वजह से इस स्विस चीज में जो होल हो रहा है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है, क्योंकि ये एनारोबिक रिस्पायर करके CO2 गैस को बाहर इवॉल्व कर देता है, और CO2 गैस के बाहर होने की वजह से यहाँ जहां से गैस बाहर होती है वहां होल हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरा चीज क्या है? रॉक्यूफोर्ट चीज, ठीक है। राइप्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। ये जो चीज है, चीज के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट क्या है? ये एक तरह का फंगस है, ठीक है। इस फंगस की वजह से उस पर्टिकुलर चीज का जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो बदल जाता है, काफी टेस्टी हो जाता है, ठीक। तो आपको यहाँ पे दो तरह की चीज का नाम याद रखना है, एक है हमारा रॉटीफोर्ट चीज और दूसरा है हमारा स्विस चीज। स्विस चीज को बनाते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से और रॉटीफोर्ट चीज को बनाते हैं हम फंगस की हेल्प से, ठीक है। अगला है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले जो टॉपिक है वो ये है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम माइक्रोब्स का कैसे यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर। फर्मेंटर की हेल्प से, फर्मेंटर क्या एक बड़ा सा बर्तन है, फर्मेंटर क्या करेगा? फर्मेंटिंग की प्रोसेस करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर फर्मेंटर में हम बहुत लार्ज स्केल तक माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। जैसे आपने डाउन स्ट्रीमिंग वगैरह वाले प्रोसेस में देखा था, ठीक, या बायो रिएक्टर वाले वेसल्स में देखा था कि हमें जो चाहिए हमने उसका कई सारे गुना टाइम्स क्या किया, उनके नंबर्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक। तो इसी तरह हमारे फर्मेंटर भी क्या एक तरह के बर्तन है जिसमें हम माइक्रोब्स, एक दुक्का से तो काम चलने वाला नहीं है, 2-4 हो गए कि काम चल गया, नहीं, कई सारे नंबर्स में चाहिए, तो हम फर्मेंटर की हेल्प से उसको ग्रो कराते हैं। क्योंकि फर्मेंटर में वही चीज नॉर्मली प्रेशर, टेम्परेचर, pH सब कुछ मेंटेन होके रहता है कि जो भी माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी यानी स्पेसिफिक रेंज के साथ ग्रो करें। फर्मेंटेड बीवरेज microorganisms are used for making beverage like wine, beer, whiskey, brandy and rum, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बहुत सारे बीवरेज बनाए जाते हैं, जैसे वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी, रम, ये सारे अलग अलग तरह के बीवरेज बनाए जाते हैं। सेम ईस्ट मतलब सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये कहाँ पे था? जो कि ब्रेड बनाने में यूज हो रहा था, बेकर्स ईस्ट यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्रूवर ईस्ट। तो इसको हम
बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं और ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बीवरेज में भी हेल्प हो रही है। ठीक है, दोनों नाम से इसको जानते हैं। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इस ईस्ट की हेल्प से क्या होता है कि ये फर्मेंटिंग के टाइम यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी हम सीरियल्स अनाज ले रहे हैं या फ्रूट जूस ले रहे हैं, उसमें जब हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कराते हैं तो इस ईस्ट को भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो किसमें चेंज हो जाते हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन होने लगता है। तो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए ये नॉर्मल ईस्ट है, ये बहुत यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका यूज आप ब्रेड वगैरह में भी देखते हो बनाने के टाइम, और हमारे बीवरेज में तो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में इनका यूज होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। अब किस तरह का हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस टाइप की फर्मेंटेशन हम करा रहे हैं, इसके हिसाब से अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक बनके तैयार होते हैं। इसमें आपको दो कॉमनली यूज पढ़ने हैं, एक में विद डिस्टिलेशन यानी जिसपे हम डिस्टिलेशन का यूज कर रहे हैं, और दूसरा है विदाउट डिस्टिलेशन यानी यहाँ पे हम वेपर या पानी का यूज नहीं करेंगे। तो डिस्टिलेशन के हेल्प से विस्की, ब्रांडी, रम, तीन चीजें बनती हैं। विदाउट डिस्टिलेशन की हेल्प से दो चीजें बनती हैं, वाइन एंड बियर। ठीक है, डिस्टिलेशन की हेल्प से क्या बनता है, तीन चीजें बन रही हैं। ठीक, जिसमें आ रहा है विस्की, ब्रांडी एंड रम। विदाउट डिस्टिलेशन में क्या यूज हो रहा है, वाइन एंड बियर। तो ई, जिसमें ई आ रहा है, वाइन में भी ई आ रहा है, बियर में भी ई आ रहा है, उसको विदाउट डिस्टिलेशन में भेज दो। इनमें तीनों में कहीं ई दिख रहा है क्या, तो इनको डिस्टिलेशन में भेज दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन बनने का पॉइंट अगेन ये है, एंटीबायोटिक्स के टर्म में आपको क्या याद रखना है, पेनिसिलिन का नाम। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस which are produced by the same microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes। क्या होता है एंटीबायोटिक, नाम में ही एंटी, एंटी का मतलब अपोजिट, खिलाफ। ठीक, बायोटिक्स का मतलब बायो है लाइफ। ठीक, तो बायो लाइफ यानी हमारे लाइफ के खिलाफ नहीं, ये किसके लाइफ के खिलाफ, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे उनके लाइफ के खिलाफ। तो अगर वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं तो एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो भी माइक्रोब्स होंगे उनकी लाइफ खत्म। ठीक, तो इसीलिए बोला गया ये एक तरह के क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से इनको प्रोड्यूस किया जाता है और कुछ माइक्रोब्स को ये हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी हमें माइक्रोब्स चाहिए, और ये वर्क भी किस पे करते हैं, माइक्रोब्स पे ही करते हैं। इसको डिस्कवर किया था बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। जो हमारे ये अलेक्जेंडर सर थे, उन्होंने बैक्टीरिया पे एक काम कर रहे थे जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। अच्छा, ये कोकाई का मतलब आपको अगर शेप कभी पूछ लिया तो याद रखना, कोकाई मतलब कॉमा शेप्ड। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया किस शेप के थे, कॉमा शेप्ड। आपने शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा है ना, विब्रियो। ठीक है, कॉमा शेप्ड, रॉड शेप्ड, स्पाइरलम में होता है। तो ये सारे अलग अलग शेप के बैक्टीरिया और उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। ही फाउंड दैट a mold growing in one of his unwashed culture plates around which streptococci could not grow। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने मोल्ड मतलब वो नॉर्मली हमारा पेट्री डिश टाइप का है, ग्रोइंग ऑफ वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर अराउंड विच स्ट्रेप्टोकॉकस कुड नॉट ग्रो। मतलब क्या था कि मान लो ये इन्होंने एक डिश लिया, ठीक है, इसको ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दिया। अब नॉर्मली छोड़ दिया तो जो आपकी हवा में या आसपास के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो टहल रहे हैं, वो भले ही बिना धुले छोड़ दिए लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रहेंगे ना, वो तो उस पर सेटल डाउन हो गया। तो जब बाद में इन्होंने स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया को इस पर ग्रो कराना चाहा तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ। अब ये परेशान कि क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, ऐसा क्या हो गया कि ये बैक्टीरिया नाराज हो गया कि ग्रो ही नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, इट वॉज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड नेम्ड इट पेनिसिलिन।
उस मॉल्ट जो भी अनवॉश्ड मॉल्ट था उसके अंदर एक केमिकल था जिसका नाम उन्होंने रख दिया क्या, पेनिसिलिन, आफ्टर द मॉल्ट पेनिसिलियम नोटेटम। और उस मॉल्ट का नाम क्या था, जो मॉल्ट उन्होंने यूज किया था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। यानी पेनिसिलियम नोटेटम कुछ तरह के केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था जिसके वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को अगर बॉडी में भी ग्रो कराना है तो हम अगर पेनिसिलियम नोटेटम खा लें या बॉडी उसके कांटेक्ट में आ जाए तो ये बैक्टीरिया बॉडी में ग्रो नहीं करेगा। और इसी के नाम पे इन्होंने इसका जो केमिकल था उसका नाम पेनिसिलिन रख दिया। इट full potential as an effective antibiotics was established much later by Ernst Chain and Howard Florey। लेकिन ये एज अ एंटीबायोटिक, क्योंकि आप नॉर्मली कुछ भी जब पहली बार करते हो तो आपको उसको 100% तो नॉलेज होता नहीं, क्योंकि आप वो काम सोच के कर ही नहीं रहे थे, वो तो बाय चांस हो गया ना। इन्होंने तो कुछ ऐसा सो नहीं किया था, इनको तो सिर्फ अपना स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराना था। अब वो जब ग्रो नहीं हुआ तो वो भले ही परेशान थे, उन्होंने भले ही कह दिया कि किसी केमिकल की वजह से ये ग्रो नहीं किया, उस केमिकल का नाम उन्होंने पेनिसिलिन रख दिया, लेकिन उसका फंक्शन उन्हें समझ में नहीं आया। ठीक, तो बाद में हमारे दो साइंटिस्ट आए जिनमें हमारे आ रहे हैं अर्न्स्ट चेन एंड हेवर्ड फ्लोरे। इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर केमिकल था इसके अंदर फुल पोटेंशियल है एज अ इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यानी एज अ एंटीबायोटिक्स के टर्म में इस केमिकल को किसने इंट्रोड्यूस किया, हमारे अर्न्स्ट चेन एंड हेवर्ड फ्लोरे ने। ठीक है, फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे वाज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1945। 1945 में इन तीनों ही साइंटिस्ट को, क्योंकि अलेक्जेंडर के हेल्प से भले ही उन्हें नहीं पता था, लेकिन इस पूरी चीज़ों को लाने का, सामने लाने का जिम्मा किसके ऊपर जा रहा है, अलेक्जेंडर के ऊपर। तो इसलिए अलेक्जेंडर, चेन एंड फ्लोरे, इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज से अवार्ड यानी सम्मानित किया गया था। डेट याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम अगेन बोल रहे हैं, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल। अलग अलग केमिकल एंजाइम्स कहाँ से हमें मिल रहे हैं उसको आपको याद रखना है। इसे तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है एस्परजिलस नाइगर से, जो कि एक तरह के क्या है, फंजाई है। ठीक है, एसिटिक एसिड किससे पाया जाता है, बैक्टीरिया से, जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो ये तो आपको एसिटिक एसिड एसिटाई मिलता जुलता है, लन ही हो जाएगा। ब्यूटरिक एसिड इसको पाया जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम से, जो कि अगेन एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया। तो ब्यूटिलाइसम और ब्यूटरिक एसिड मिलता जुलता है, लन हो जाएगा। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बहुत कॉमन है, वो क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया। इथेनॉल पाया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, अभी हमने पढ़ा है, जो कि क्या है, एक तरह का ईस्ट है। ठीक है, तो आप अलग अलग केमिकल किस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, वो बैक्टीरिया है या फंजाई है या ईस्ट है, ये चीज़ आपको याद करनी है। तो आई थिंक आपको इसमें ये दो चीज़ याद करने की ज़रूरत, तीन चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ब्रीवर्स ईस्ट में यूज़ होता है। ब्रीवर्स ईस्ट को बोलते हैं क्योंकि ये बीवरेज में यूज़ हो रहा है और इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है, इसलिए ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इथेनॉल। तो आपके हार्डली 4 चीज़ लर्न हो जाएंगे, एक चीज़ में आप लर्न कर लेना कि सिट्रिक एसिड किससे मिलता है हमें, एस्परजिलस नाइगर से, जो कि एक तरह का क्या है, फंगस। ठीक है, एंजाइम्स हमने केमिकल पढ़ लिया, बात करते हैं एंजाइम की। लाइपेज जो एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम का बहुत बड़ा यूज है किसमें, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। कपड़ों पे जब ऑयल्स के धब्बे लग जाते हैं तो डिटर्जेंट वगैरह में इसको बेसिकली जब आप देखोगे, अच्छी क्वालिटी का जब सर्फ लोगे तो वहाँ पे पीछे जब उसके इंट्रो में देखोगे, ठीक है, इंग्रेडिएंट देखोगे तो वहाँ पे ये दिखेगा लाइपेज वर्ड। तो इस लाइपेज की खासियत क्या है कि ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में तो यूज होता क्या है, होता ही है, प्लस काम क्या करता है कि ये ऑयल स्टेन को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज टू क्लियर द बॉटल्ड फ्रूट जूस। बॉटल्ड फ्रूट जूस को क्लियर करने का मतलब क्या है, आप घर में कभी देखना, संतरे लेना, संतरे का जूस बनाना, ठीक है, मिक्सी ग्राइंडर में, और उसको एक कांच के ग्लास में देखना, ठीक है, कांच के ग्लास में डाल के देखना, उसका कलर बस मेजर करना, क्वालिटी की बेसिस पे हम नहीं बात करें, कलर्स की बेसिस पे बात करें। और मार्केट से कोई जूस का पैकेट ले जाना ऑरेंज वाले फ्लेवर का ही,
ठीक है, और उसे बॉटल यानी ग्लास में डालना, दोनों के कलर में एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। जो मार्केट वाले होते हैं वो काफी कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जबकि घर पे जो बनाए जाते हैं वो उतने कलरफुल नहीं होते। हालांकि मार्केट वाले की न्यूट्रिएंट क्वालिटी एज कंपेयर टू घर वालों से लो होती है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश है, घर पे बनाए गए, उसमें हमने कोई भी केमिकल्स का ऐड नहीं किया। और ये जो कलर आ रहा है बॉटल जूस में, जो कलर दे रहा है, इस कलर को देने का काम करते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस है, ठीक है, कभी ये दोनों सेम मत समझना, क्योंकि आप एक बायो के स्टूडेंट हो, इसलिए ये दोनों ही जो आपके नॉर्मल यूज किए जाते हैं, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं होते। हार्ट अटैक में इंसान बच सकता है, कार्डियक अरेस्ट नहीं। अरेस्ट का मतलब हमने उसे बंद कर दिया। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन को ले जाके जेल में बंद कर दिया। अब जब हार्ट अपना काम बंद कर देगा दिक्कत हो जाएगी। और हार्ट अटैक का मतलब कुछ टाइम के लिए किसी का अटैक हुआ जिसकी वजह से उसके फंक्शन स्लो हो गए। तो हार्ट अटैक नॉर्मली क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से। ये आपको शायद पता होगा। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल अनफॉर्चुनेटली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड्स के क्लॉट जमा हो जाते हैं। तो उस क्लॉट को बस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का, ठीक है, जो कि क्या है? एक तरह के क्लॉट बस्टर है। ठीक, अब जब भी इनका यूज किस टर्म में यूज किया जाता है? जब भी कोई पर्सन हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से गुजरता है तो उस क्लॉट को बस्ट करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। तो आपको इन तीनों एंजाइम के फंक्शन समझ में आए। लाइपेज का यूज डिटर्जेंट में होता है क्योंकि वो ऑयल यानी ऑयल स्टेन को रिमूव करता है। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज का यूज बॉटल जूस में करता है क्लियर होने के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में होता है क्योंकि वो क्लॉट बस्टर है, ठीक है, क्लॉट को खत्म कर देता है। बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल, बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। ये याद रखना है। जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आपको हमने बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, ठीक है, कि ये किसके वजह से होता था? किस इम्यूनिटी की वजह से? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता था। तो कुछ टाइम तक हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन के खिलाफ कोई भी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ना हो। तो सप्रेस करने का काम कौन करता है? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक तरह का फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद रखना ये किस लिए यूज किया जाता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज किया जाता है। स्टैनिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनाकस परपुरेसी यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये जो स्टैटिन है, ये स्टैटिन कहाँ से पाया जाता है? ईस्ट से पाया जाता है, जिसका नाम है मोनास्कस परपुरेसी, ठीक है। इस ईस्ट की खासियत क्या है कि ये ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है उसको कंट्रोल कर देता है या कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? जिस वजह से हमारे बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल बन रहे हैं उस एंजाइम के सिंथेसिस ही बंद करा देता है। इट कंपिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर एंजाइम पे ही जाके काम कर देता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बन रहा था। तो अब जब वो एंजाइम ही रुक गई तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो ऑलमोस्ट हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, और क्या है? स्टैनिन, ये क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अब ये दोनों के आपको क्या नाम रखने हैं? दोनों ही क्या है? एक है हमारा फंगस, दूसरा हमारा ईस्ट। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और हमारा ईस्ट का नाम है मोनास्कस परपुरेसी। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स की हेल्प कैसे लेते हैं? वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब
ये प्लांट पे, यानी ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ये प्लांट की तरह नहीं होते, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद से खाना बना सके, तो ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक। तो ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर, जब घर से या फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसमें हम छोड़ देते हैं कुछ हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, जो कि नेचुरली किस में प्रेजेंट होते हैं, नालियों वगैरह में, सीवेज में प्रेजेंट रहते हैं। इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, ठीक है। इन माइक्रोब्स की हेल्प से वो पर्टिकुलर सीवेज का जो भी पानी है, गंदा पानी जो है, वो कम से कम उसमें पोल्यूशन हो, इसलिए इसमें हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को छोड़ते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, 2 अलग अलग स्टेजेस में ये पूरा का पूरे, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के 2 स्टेप हैं, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या होता है, नॉर्मली आप सुन लो ये चीज़ कि प्राइमरी में आप हाथ का यूज़ करके चीज़ों को कर सकते हो, मतलब यहाँ पे किसी मशीन्स का यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है, हाथ से ही चीज़ों को अलग अलग करके छाट लो, ये चीज़ है प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब जब हमने मशीन्स में अलग अलग माइक्रोब्स की हेल्प लेके उसको पूरा तरह से पोल्यूशन फ्री करते हैं, तब उसका पार्ट आता है सेकेंडरी, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को जो नॉर्मली करने के 2 तरीके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शरी ट्रीटमेंट आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि टर्शरी में जो आप नॉर्मली वाटर को रीयूज करते हो उसी प्रोसेस को हम टर्शरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मेथड्स करते हैं, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, स्लज एंड स्कम रिमूवल, ठीक है। सेडिमेंट करके यानी कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ऊपर के जो पानी होते हैं उसको अलग वेसल्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो नीचे गंदे कंकड़ वगैरह होंगे वो सेटल डाउन होते हैं, बालू मिट्टी जो होते हैं, ठीक। आधा तो मेरा ऐसे ही साफ हो गया। दूसरा स्लज एंड स्कम रिमूवल, हमने उसको पूरी तरह से मिक्स किया, जो ऊपर की तरफ गंदे पार्टिकल्स तैर रहे हैं, स्कम जो तैर रहा है उसको हमने रिमूव किया। अब इसको हम भेज देंगे किसमें, सेकेंडरी टाइप में। सेकेंडरी टाइप में जाने के बाद इसमें ऑक्सीडेशन पोल्ड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, एक्टिवेटेड स्लज में डाला जाता है, एंड देन बायोफिल्ट्रेशन का काम होता है। अब आपको एक एक कम करके पूरी की पूरी चीजें पढ़नी है। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, फिजिकली रिमूव करते हैं, यानी बिना किसी मशीन्स के, ठीक। फिल्टरेशन में क्या करते हैं, अब इसके स्टेप्स क्या हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय द स्क्वेशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है। ऊपर की तरफ जो फ्लोट कर रही होती है डेब्रीज, उनको हम छन्नी से निकाल के छान लेते हैं, ठीक है, छान के अलग कर देते हैं। तो अब जो पानी रहेगा उस पर फ्लोटिंग डेब्रीज तो नहीं होंगी। सेडिमेंटेशन, देन ग्रिट, सॉइल एंड स्मॉल पीबल्स आर रिमूव्ड। अब नीचे जो बड़े बड़े पत्थर, सॉइल या डस्ट पार्टिकल्स या सैंड वगैरह जो कलेक्ट होते हैं, उनको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से अलग कर लेते हैं। All solid that settle from the primary sludge and the supernatant forms are effluents. Effluents किसको बनता है, ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं। Effluent हम किसको बोलते हैं, जो सेटल पार्ट होता है, ठीक है, सेटल फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लज, जो भी प्राइमरी स्लज में बचा हुआ चीज है कि हमने डेब्रीज को हटा दिया और नीचे जो पीबल्स वगैरह होंगे, स्टोन वगैरह होंगे, उनको रिमूव कर दिया। अब जो बात चीज बच रहा है उसे ही हमने बोला है इफ्लुएंट, ठीक है। दिस इफ्लुएंट आर टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और अब इसी इफ्लुएंट को हम क्या डालेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसमें हम इसी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों बायोलॉजिकल का ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रीटमेंट की हेल्प लगती है माइक्रोब्स की, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो ऐसे ही हो गया, हमने किसी माइक्रोब का यूज नहीं किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में हमें माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। द प्राइमरी इफ्लुएंट आर पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक वेयर इट इज कंस्टेंटली एजिटेटेड मशीनली एंड पम्प्ड इनटू इट। जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट था उसको हमने एक एरिएशन टैंक में पास कर दिया। अब ये एरिएशन टैंक क्या करेगा, कंटिन्यूसली एजिटेट करता रहेगा, यानी मिक्स करता रहेगा, ठीक है। और उस मिक्स करते टाइम हम क्या करेंगे, एयर को उसमें डालते रहेंगे। एयर को डालने की क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि अब हमको काम लगाना है माइक्रोब्स को, तो एयर यानी ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ
यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या है? मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। हमने क्योंकि एयर उसमें ट्रांसफर यानी ऑक्सीजन दे रहे थे और माइक्रोब्स क्या हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, तो जो भी माइक्रोब्स उनके अंदर पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे? अब एरोबिक माइक्रोब्स, इसीलिए तो हमने एयर देने की जरूरत पड़ी। अगर एनारोबिक होते तो एयर यानी ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने एयर इसीलिए पंप किया। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये एसोसिएशन हो जाते हैं फंजाई के साथ, फंगल एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं जिसको बोलते हैं हम फ्लॉक। ठीक है, FLOCS, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स फीड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट। अब वो जो माइक्रोब्स है उन्हें खाना भी तो चाहिए, यानी वो जो फ्लॉक है उन्हें खाना चाहिए, तो उस इफ्लुएंट के अंदर जितने ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ये उसी को खा जाते हैं। ठीक, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD लेवल ऑफ द इफ्लुएंट। BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा हुआ है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिस भी वाटर का जितना ज़्यादा कम होगा यानी वो पानी उतना ज़्यादा साफ है। क्यों ऐसा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन कम लगेगा। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा मतलब ऑक्सीजन कम लगेगा, और ऑक्सीजन कब लगेगा? जब वो पानी कम पोल्यूटेड होगा। ज़्यादा पोल्यूटेड होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा ना, तो BOD लेवल अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना कम BOD लेवल उतना कम वो वाटर क्या है? polluted है। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। जब हम बैक्टीरिया की हेल्प से वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं तो 1 लीटर पानी को ऑक्सीडाइज करने में कितने बैक्टीरिया लग रहे हैं, उनका ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इसी को रिफर करते हैं हम BOD से। ठीक है, The major part of the sludge is pumped into large tanks car aerobic sludge digester। अब हमने फ्लक्स वगैरह को लिया, फ्लक्स से जो भी चीज़ें मिली उस पर एरोबिक बैक्टीरिया ने काम किया। ठीक है, सारे ऑर्गेनिक मैटर को खा गए। वो चीज़ के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी चीज़ को एक अलग स्लज में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ पे पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एक ऐसे टैंक में डालते हैं जिसको बोलते हैं एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, सॉरी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए? एनारोबिक बैक्टीरिया चाहिए या एनारोबिक माइक्रोब्स चाहिए, इसलिए एरोबिक को पहले ट्रीट करेंगे फिर एनारोबिक माइक्रोब्स से ट्रीट करेंगे। हियर एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? जो भी फ्लॉक के बैक्टीरिया और फंजाई थे उन्हें डाइजेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस का अमाउंट आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से रिलीज होता है? तो मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है मीथेन, ये भी याद रखना। ठीक है, These gas form biogas and can be used as the source of energy. It is inflammable. ठीक है, यही जो गैस रिलीज होती है इन्हीं को टर्म देते हैं हम बायोगैस, जो नॉर्मली आपने विलेज वगैरह में देखा होगा। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? मीथेन की वजह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रहा है, सबसे ज्यादा अमाउंट में मीथेन रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो बायोगैस के टर्म में चीजें निकलती हैं ये इनफ्लेमेबल यानी जल सकती हैं। ठीक, द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। अब जो भी चीजें हो गई BOD के बाद, इनको हमने क्या किया? पहले एरोबिक से ट्रीट किया, देन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से ट्रीट किया। तो एनारोबिक में जैसे ही डालेंगे जितने भी बैक्टीरिया और फंजाई होंगे उनको जो एनारोबिक बैक्टीरिया वाले कंपोनेंट होते हैं वो खा जाते हैं। खाते टाइम ये रिलीज करते हैं कुछ गैसेस, जैसे हमारे मीथेन हो गए, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। इन गैसेस को ये बोलते हैं बायोगैस, जो कि इनफ्लेमेबल होते हैं। अब जो चीज़ें यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारे इफ्लुएंट आते हैं उन्हें हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो हार्मफुल पोल्यूशन वाले पार्ट थे वो सारे हमने हटा दिए। ठीक है,
ये है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और ये है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करके क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, देन क्या बनता है, आप इसको एक जगह अलग से लिख लेना। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, 1 डिग्री ट्रीटमेंट। यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहले क्या हुआ था, फिल्ट्रेशन हुआ था। फिल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ था, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद क्या हुआ था, इफ्लुएंट मिला था। हमने इफ्लुएंट को किस में ट्रांसफर कर दिया, इफ्लुएंट को ट्रांसफर कर दिया हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जाने के बाद हुआ था एरोबिक। बैक्टीरिया उस पर ग्रो कराए गए थे। ठीक है, इसे एक एरिएशन टैंक में या ऐसे ही लिख लो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम हमने क्या यूज किया, पहले एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक यानी इसमें एयर हमें सप्लाई करनी होगी। ठीक है, क्यों सप्लाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कैसे है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, फ्लॉक आएंगे, फ्लॉक बनेंगे। फ्लॉक्स बनने के बाद हम इसे क्या करेंगे, एनारोबिक एक्टिवेटेड स्लज के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, फ्लॉक्स सारे क्या होंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। और अब यहां पे क्या बनेगा, बायोगैस। और इस बायोगैस को निकालने के बाद जो पानी बचता है उसे हम वाटर आर डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज कर देते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज में। तो ये पूरी की पूरी स्टेप है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट टर्म रिवीजन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ले लिया, हटा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा गंगा यमुना एक्शन प्लान। जो हमारी मेन रिवर्स हैं गंगा एंड यमुना, ये दोनों हाईली पोल्यूटेड हो चुकी थी एक टाइम पे। हालांकि अब तो इनका पोल्यूशन लेवल काफी हद तक मेंटेन किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी इनका प्रॉपरली पोल्यूशन नहीं गया है। अब इनके क्योंकि मेन रिवर है, ठीक है, पूछते हैं हम इन्हें, तो ऑब्वियस सी बात है साफ सफाई का जिम्मा तो लेना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पूरा का पूरा प्लान इनिशिएट किया। इसका एम क्या था, टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। ठीक है, ताकि हम इन रिवर्स को पोल्यूशन यानी पोल्यूटेड होने से बचा सके। इसके अंदर क्या इंक्लूड था, टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर। हमें रिवर में जाने से पहले पानी जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल वाटर है गए या हाउस होल्ड वाटर जो हो गए, उन्हें रिवर में डालने से पहले हम उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डालेंगे, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके जो भी अब चीजें बनेंगी वो क्या होंगी, जो भी पानी बचेगा वो लेस पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, देन हम उसे कहाँ डालेंगे, रिवर में। यानी बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के हम कोई भी वाटर को रिवर में डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना शुरू हो गया, यानी डिस्चार्ज करने के बाद जब हम ऐसा करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारे रिवर का जो पोल्यूटेड रेट होगा वो कम हो जाएगा। अब रिवर अगर साफ सुथरी रहेंगी तो उनके जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी बच जाएंगे। ठीक है, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में कौन कौन से माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2। ठीक है, अभी आपने देखा कि बायोगैस जो बैक्टीरिया थे वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, एनारोबिक बैक्टीरिया के ग्रो कराने की वजह से हो रहे थे, या सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, जो भी सेलुलोजिक पार्ट होता है या प्लांट का हो गया या वुड हो गया, ये सब की वजह से कई सारे अमाउंट में मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस रिलीज होती है। These bacteria are collectively called as मिथेनोजेंस, क्योंकि इन बैक्टीरिया की हेल्प से क्या प्रोड्यूस हो रहा है,
मीथेन, इसलिए इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। अब याद रखना ये मिथेनोजेंस कैसे बैक्टीरिया है, एरोबिक या एनारोबिक, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और मिथेनोजेन बैक्टीरिया के हेल्प से अगर आपसे सिर्फ नाम पूछे तो नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम एक तरह का क्या है, मिथेनोजेंस है, जो कि क्या मिथेन प्रोड्यूस करता है, अनफॉर्चुनेटली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बायोगैस इनडायरेक्ट वे में। These bacteria are also present in the rumen of cattle. कैटल के रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, यानी गट रीजन में प्रेजेंट होते हैं यही बैक्टीरिया, जिसका नाम है मिथेनोजेंस। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in rumen, ठीक है। रूमेन में क्योंकि वो तो सेलुलोज ही खाते हैं, प्लांट वुड यही सब खा रहे हैं, तो उनके रूमेन में भी क्या है, लार्ज अमाउंट में सेलुलोज पार्टिकल प्रेजेंट है। In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play the important role in the nutrition of cattle. और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज, क्योंकि उनके रूमेन में ही प्रेजेंट है, रूमेन में ही ये बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, रूमेन में ही सेलुलोजिक पार्ट भी प्रेजेंट है, तो सेलुलोजिक पार्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और तोड़ के क्या बनाएंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यूज पर्टिकुलर कैटल की बढ़ जाती है, यानी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मिथेनोजेंस आर यूज्ड एज अ डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक। बायोगैस प्लांट, द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, ठीक है, कैटल्स के जितने भी वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटा होते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, गोबर, ठीक है। रिच इन दीज बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, गांव वगैरह में बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे जितने भी जो हमारे कैटल्स होते हैं उनके गोबर जो होते हैं वो ले आके गैस के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट होते होते वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और एस्ट्रेस गैस रिलीज होती है, और उन्हीं गैस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस या गोबर गैस, ठीक है। टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाई, अब दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया था, दो कमिटी थे, एक IARI, दूसरा है KVIL। IARI स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIL स्टैंड फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये दोनों किस चीज को डेवलप किया है, तो बायोगैस की प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है ये इन्हीं दोनों कमिटी या ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ठीक है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक, ठीक है। अब बायोगैस प्लांट कैसे बना होता है ये आप समझो कि ये बना होता है एक टैंक का, जो टैंक लगभग 10 से 15 फीट डीप होता है, गहरा होता है, ठीक है। ये जो टैंक, कंक्रीट टैंक है जिसको बायोगैस टैंक आप बोल रहे हो, ये लगभग 10 से 15 फीट डीप होता है, गहरा होता है। इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड। जितने भी बायोगैस बन रहे वो इसी टैंक में बनने होते हैं। कैसे बनते हैं, जितने भी डंग्स हैं, ठीक है, गोबर वगैरह जो भी चीजें हैं, उसको हमने क्या किया, उस टैंक के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। उस स्लरी, मान लो वो टैंक है, उसके ऊपर, ये पर्टिकुलर टैंक है, इसको बनाते हैं हम, मान लो ये टैंक है, ठीक है, हमने इसमें जितने भी हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटा है, डंग है, वो सारे गोबर वगैरह सब कुछ डाल दिया। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग, एक तरह से ढक्कन लगा दिया, ठीक है, फ्लोटिंग कवर यानी ढक्कन लगा दिया। अब इस ढक्कन के लगाने की वजह से, क्योंकि इनके अंदर से क्या रिलीज हो रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट में गैस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, गैसेस सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये गैसेस की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग कवर है तो ये कवर क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो इसी के तरफ से यहाँ पे एक पाइप लगी होती है, तो जैसे ये फ्लूट ऊपर गया, जितने भी गैसेस होंगे वो क्या होंगे, इस पाइप के थ्रू बाहर, और इस पाइप को घर से घर कनेक्ट करके जोड़ दिया जाता है, जो कि क्योंकि इनफ्लेमेबल है, जल सकता है, तो लोग, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर जो है वो बहुत महंगा है, हर जगह गैसेस नहीं हो सकते, तो बायोगैस की हेल्प से जब हाउस होल्ड में इसको यूज़ कर दिया जाता है तो आराम से जो वहाँ के लोग होते हैं खाना वगैरह बना के खाते हैं, ठीक है। Which keeps on rising, the gas is produced in the tank due to microbial activity.
ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं और जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होंगे ये फ्लोटिंग कवर ऊपर की तरफ प्रेशर की वजह से फ्लो करता रहेगा। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई द बायोगैस टू नियर बाई हाउसेज। अब ये आउटलेट यानी पाइप की हेल्प से पूरे के पूरे आसपास के जितने घर हैं वहां पे सप्लाई कर दिया जाता है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज द फर्टिलाइजर। तो अब जो नीचे स्लरी बच गया, ठीक है, गैसेस के फॉर्म में जो उड़ गया वो तो ठीक है, उसे बायोगैस के टर्म में हम यूज कर लिए। अब जो नीचे बचा हुआ पार्ट है उसका क्या करते हैं, तो उसे एज अ फर्टिलाइजर की तरह खेतों में यूज किया जाता है। ये है हमारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम। अब ये जो ऊपर फ्लोटिंग कवर है इसकी हेल्प से क्या होगा, एक साइड में पूरा का पूरा क्या होगा, गैसेस ऊपर की तरफ फ्लो करेंगी और इस टैंक यानी इस आउटलेट की हेल्प से पाइप के थ्रू घर से घर को सप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि बायोगैस के बारे में आपने पहले भी कभी सुन रखा है, पढ़ रखा है, तो इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपके यही कि इंडस्ट्रियल एरिया में कौन से माइक्रोब यूज किए गए, हाउस होल्ड एरिया में कौन से माइक्रोब यूज किए गए। अब आपका आ रहा है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये एक्चुअल में बहुत एक तरह से देख लो अजीब सा खेल है। ठीक है, कैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। लेडी बर्ड ये क्या करती है, ये एफिड को कंट्रोल करती है। एफिड जो कीड़े मकोड़े होते हैं, लेडी बर्ड ये, ठीक है, जिसको आप बोलते हो खटमल, इनकी हेल्प से अगर ये जहाँ पे रहती है वहाँ पे एफिड ग्रो नहीं करता, क्योंकि इनकी बॉडी से एक तरह का केमिकल सीक्रेट होता है जिसके वजह से वो एफिड वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। ठीक, तो लेडी बर्ड किसको कंट्रोल करते हैं, एफिड को, ये याद रखना है। सिमिलरली ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई तो आपने देखा होगा, जब बरसात वगैरह का सीजन स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है। ये कंट्रोल करते हैं मॉस्किटो को। ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे मॉस्किटो नहीं ग्रो करते, वो अपने लार्वे नहीं दे पाते। ठीक है, कहीं ना कहीं मच्छरों की आबादी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं हमारे ड्रैगन फ्लाई। ट्राइकोडर्मा जो कि क्या है, फंजाई है, इज अ फ्री लिविंग फंगस। याद रखना ये फ्री लिविंग है, यानी ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं क्रिएट करते, फ्रीली रहते हैं। फंगस दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट सिस्टम दैट कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। ये जो फंगस होते हैं ये काम के क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लांट के रूट सिस्टम पे ग्रो करते हैं। अब प्लांट के जब रूट सिस्टम पे ग्रो करेंगे तो उसके प्लांट के रूट के ऊपर कोई अदर माइक्रोब नहीं ग्रो कर पाता, जिसकी वजह से उसका रूट क्या होता है, प्रॉपरली सेफ रहता है। तो यहाँ पे देख लो एक ऑर्गेनिज्म की वजह से कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कंट्रोल हो रही है, वो चीज़ आपको यहाँ पे याद करना है। लेडी बर्ड किसको कंट्रोल कर रहा है, तो लेडी बर्ड आपके कंट्रोल कर रहा है एफिड को। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल कर रहा है, मॉस्किटो को। इसी तरह फंगस क्या नाम क्या है वो याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि ये बस क्या है, फ्री लिविंग है, यानी ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं करते। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा फंजाई है एक तरह की, जो कि अगर प्लांट के रूट के साथ बाइंड होकर रह जाए तो उस पर्टिकुलर प्लांट के रूट पे कोई भी पैथोजन यानी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। ये तो अभी पढ़ के आ रहे हैं आप बीटी कॉटन में। कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स ऑन ब्रासिकेसा एंड फ्रूट ट्रीज। ये किसको कंट्रोल करते हैं, बटरफ्लाई और उनके बच्चों को, कैटरपिलर्स को। ठीक है, ताकि वो उस पर्टिकुलर प्लांट जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए या ब्रासिकेसा जो फैमिली है उसके जितने भी स्पीसीज है वहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ बटरफ्लाई या कैटरपिलर ग्रो करते रहते हैं तो अगर वो बीटी टॉक्सिन या बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया वहाँ पे डाल दिया जाए तो ये सारे ग्रो नहीं कर पाएंगे, कैटरपिलर वगैरह वहाँ पे रह ही नहीं सकते। क्योंकि आपने पढ़ा है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस एक तरह का क्या प्रोटीन की वजह से एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है बीटी टॉक्सिन। पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बल्कोवायरसेस। ये क्या करता है, पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थोपॉड्स। ये पैथोजन इंसेक्ट और कुछ ऑर्थोपॉड्स पे ही अटैक करता है, हर किसी पे अटैक नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियोवायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट एंड आर इन द जीनस
न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ये याद रखना है। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस है इनका, जिसमें ये बैक्लोवायरसेस पाए जाते हैं। ये वायरसेस का यूज हम किस में करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट में करते हैं। दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। तीनों पार्ट आपको याद रखना है। ये इंसेक्ट स्पीसीज होते हैं, यानी इनका जिनके ऊपर हमला होगा सिर्फ उन्हीं से इनको दिक्कत होगी, ठीक है। हर किसी इंसेक्ट पे ये हमला नहीं करेंगे, हर किसी इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो जिसके वजह से जिस पे इनको एक्ट करना है सिर्फ उसे ही एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसी पे एक्ट कर रहे हैं तो इनका रेंज कैसा है? बहुत नैरो है। हर किसी पे एक्ट करते तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते, लेकिन ये क्या है? नैरो रेंज के हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारे ये पर्टिकुलर टॉपिक यही खत्म होता है, लेकिन चैप्टर अभी बाकी है।